आ गए सब? चलो देखो, एक इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया। एक ये हिस्टोलॉजी का एक इंस्ट्रूमेंट है, अभी बताएंगे क्या होता है। इससे एम्बेडिंग के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। चलो आज एम्बेडिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग होती क्या है, एम्बेडिंग किस लिए की जाती है, क्या यूज होता है एम्बेडिंग का टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान, उसके बारे में हम समझते हैं। तो बेसिकली आप लोग 2-3 स्टेप पहले पढ़ चुके हो, एक फिक्सेशन, एक डीकैल्सिफिकेशन, उसके बाद एक एम्बेडिंग की प्रोसेस आती है। एम्बेडिंग की प्रोसेस से पहले टिश्यू या जो स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है, उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है, क्योंकि हम एम्बेडिंग की प्रोसेस में उस टिश्यू को पैराफिन बैग्स में फिक्स करेंगे। पैराफिन बैग्स में फिक्स करने का उद्देश्य यह होता है ताकि हम उसकी कटिंग कर सके, है ना। पैराफिन बैग्स या मोम, आप उसके बारे में जानते हो। मोम अगर उसको हीट किया जाता है, एक टेम्परेचर दिया जाता है जो कि लगभग 56 से 60 डिग्री के बीच में, 56 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको दिया जाता है, तो वो पिघल जाती है। मोम जानते हो, मोमबत्ती सबने देखी है ना, उस पर आग लगाते हो, धीरे 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 पिघलती जाती है। लेकिन जब वो ठंडे टेम्परेचर में आती है तो वो जम जाती है। हम ये भी जानते हैं कि बैक्स जो होता है या मोम जो होती है वो बहुत सॉफ्ट प्रोडक्ट है। उसको काटोगे तो बहुत इजीली कट जाएगा, हल्की सा अगर धारदार चीज होगी तो काटोगे तो बहुत इजीली उसकी कटिंग हो जाएगी। पैराफिन बैग्स में हम इसलिए उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि वो एक तो फिक्स रहे एक पर्टिकुलर कंडीशन में, दूसरी चीज ये उद्देश्य भी होता है कि उसकी प्रॉपर लेयर तैयार हो जाए। जब हम माइक्रोटोमी की प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम उसकी कटिंग करते हैं, तब आप लोग देखोगे कि कितनी बढ़िया तरीके से उसकी लेयर निकलती हुई चली जाती है। माइक्रोटोमी की प्रोसेस में हम सीधा उस टिश्यू जो हमारे पास जो स्पेसिमेन आ जाता है उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में रखते हैं। इसको हम बोलते हैं एल मोल्ड। क्या बोलते हैं? एल शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है ना ये, ऐसे देखो, तो इसको हम एल मोल्ड बोलते हैं, है ना। ये 2 एल मोल्ड लेते हैं हम, 2 एल मोल्ड लेते हैं। अब आप लोग ऐसा समझो कि मुझे उस टिश्यू को पैराफिन बैग्स में फिक्स करना है, उसका एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक इन द सेंस कि एक ऐसे समझ लो कि छोटा सा साबुन की टिकिया जो होती है ना, छोटी सी इतनी सी, जो वो कैंडी वगैरह आती है, वैसे समझ लो, वो उस जेली वाली वो मुझे बनाना है, जो पिघली हुई मोम के बीच में मुझे उसको सेट करना है। मैं इसको कैसे रखूंगा? ऐसे रख दिया। अगर मुझे ब्लॉक बड़ा बनाना है तो इसको और आगे बढ़ा दिया, इतना बढ़ गया। मुझे ब्लॉक छोटा बनाना है तो किसका तैयार है? अगर मैं इसको ऐसे रख के और इधर बीच में क्या डालता हूं? टिश्यू सैंपल स्पेसिमेन, और बाकी किस चीज से भर देता हूं? बैग्स से। जब ये ठंडा होगा इसको हटाएंगे तो हमारे पास ब्लॉक तैयार हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी ब्लॉक को हम फंसाएंगे किसमें? माइक्रोटोम में। और माइक्रोटोम में इसी जो टिकिया सी निकल के आएगी, ऐसी चलाएंगे तो खच 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 कटता जाएगा। ये हमारा एक्चुअल में एम्बेडिंग है ना। एम्बेडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हमारा काम होता है कि इसको हम ब्लॉक तैयार करें, एल मोल्ड में उसका ब्लॉक बनाए, पैराफिन बैग्स में उसको फिक्स करें। पैराफिन बैग्स में फिक्स करने के बाद हम उसकी माइक्रोटोमी से कटिंग करें। कटिंग करने के बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में देखते हैं। चलो कुछ थ्योरी के बारे में समझ लें। एम्बेडिंग नेक्स्ट करो बेटा। देखो, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स ऑफ द सेल, थिन टिश्यू सेक्शन आर रिक्वायर्ड। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है उस टिश्यू का, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें एक थिन यानी कड़क टिश्यू की जरूरत होती है। कड़क स्पेसिमेन होना चाहिए। एक तो जो पहले वो उसके अंदर पानी होता है तो उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है, जो कि हम जाइलिन और अल्कोहल की प्रोसेस से हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। उसके बाद ही एम्बेडिंग की प्रोसेस पे हम आते हैं। द फिनिश्ड
प्रिपरेशन इज माउंटेड इन अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो एक शार्प एक मीडियम हमें तैयार करना होता है जिसके अंतर्गत हम द मीडियम इज विच टिश्यू इज टू बी एम्बेडेड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड द टेक्निक यूज्ड। अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। अभी हम जब इसके टाइप्स में आएंगे, एम्बेडिंग के टाइप्स में, तो अब हम लोग को पता है कि 3 तरीके की एम्बेडिंग के टाइप्स होते हैं, है ना। वो 3 तरीके के एम्बेडिंग के टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ना हम एक ही तरीके के टाइप के टिश्यू से, हम एक ही तरीके की जो प्रोसेस है उसी से हम सब टिश्यू की एम्बेडिंग कर लें। 3-4 प्रकार की जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। नहीं, जैसे पैराफिन, तो एक पैराफिन एम्बेडिंग मीडिया एक हमारे पास एक आया, तो हमने देखा कि इससे क्या क्या हम कर, लेकिन हमारे पास जब सेलॉइडिंग और जिलेटिन आया तो फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इनकी जरूरत क्या है। तो उनकी जरूरत कुछ स्पेशल टिश्यू की स्टेनिंग करने के लिए होती है। आप लोग ये जान रहे हो कि हम 60 डिग्री तक टेम्परेचर किसको दे रहे हैं? उस टिश्यू को दे रहे हैं, उस पैराफिन वैक्स को दे रहे हैं, उसको गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, ताकि वो उसमें फिक्स हो जाए इसके अंदर। लेकिन यदि कोई ऐसा सेंसिटिव टिश्यू है कि जिस पे हम 60 डिग्री का टेम्परेचर का अगर पिघलता हुआ वैक्स डाल देंगे तो जो उसके इनपुट से वो खत्म हो जाएंगे। समझ आई बात? तो यदि हम किसी ऐसे सेंसिटिव टिश्यू की प्रोसेसिंग करने के लिए जा रहे हैं जिनके साथ हम टेम्परेचर या हीट नहीं दे सकते, तो प्रोसेस दूसरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करो, उनके टाइप्स देखेंगे। द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर रूटीन यूज इज पैराफिन, यानी पैराफिन तो रूटीन और मोस्ट कॉमन होती है। सोलॉइडिंग एंड जिलेटिन आर ऑल्सो यूज फॉर ओकेजनली, ओकेजनली इन दोनों को यूज किया जाता है। एम्बेडिंग मीडिया की टाइप देखो, फर्स्ट है पैराफिन, पैराफिन एम्बेडिंग मीडिया जो आपने बताया, जो मैंने बताया आपको, पैराफिन वैक्स डालते हो उसे फिक्स कर। सेकंड क्या है? सिलॉइडिन एम्बेडिंग, सिलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया सेकंड वन इज। थर्ड वन है जिलेटिन, जिलेटिन एम्बेडिंग। अब इन तीनों को पर्टिकुलर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट करो पैराफिन एम्बेडिंग मीडिया हम देखते हैं। बाय दिस मेथड द टिश्यू इज फिक्स्ड इन एन aqueous solution which is not miscible with paraffin wax. Water is removed from the tissue by immersion in increasing concentration of water को डिहाइड्रेट करना पड़ता है टिश्यू को, तभी जाके हम पैराफिन का यूज कर पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे समझो कि जो पैराफिन वैक्स जो होता है ना, वो एक तरीके से चिकना पदार्थ है। अगर हम उसके ऊपर एक बूंद पानी की डालेंगे तुरंत वहां से फिसल जाएगा ना, फिसल जाएगा। ये क्लियर है ना? फिसल ही जाएगा, क्योंकि वो जैसे ऑयल ही होता है, ऑयल पे एक बूंद पानी की डालो वो तैरती रहेगी, किसी ऐसा समय आएगा कि वो दूर हट जाएगी या कोने में चली जाएगी। ऐसे ही पैराफिन एम्बेडिंग उस पे होगा। एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय जाइलिन एंड देन बाय मोल्टेड पैराफिन। जाइलिन से जब हम उसको ट्रीट करते हैं, जाइलिन में जब हम डुबाते हैं उसको, तो फिर उसके अंदर का वाटर, एल्कोहल पूरा रिमूव हो जाता है और जाइलिन उसके अंदर रह जाता है टिश्यू के अंदर। ये पैराफिन वैक्स में डुबाने से पहले की प्रोसेस है, पैराफिन वैक्स में उसको ट्रीट करने से पहले की प्रोसेस है। यानी जैसे जैसे हम खाना खाने जा रहे थे, मान लो खाना खाने जा रहे थे, अब खाना खाने हम जाने से पहले हम क्या करते हैं? हाथ धुलते हैं ना। हमारा मेन उद्देश्य खाना खाना है ना। खाना खाने में और हमारा मेन उद्देश्य खाना खाना, और दूसरा हमारा मेन उद्देश्य उसी के जस्ट अपोजिट पैराफिन वैक्स में फिक्स करना। ठीक है, खाना खाने में हम हाथ धुल रहे हैं, पैराफिन वैक्स में फिक्स करने से पहले उसका पूरा पानी रिमूव कर रहे हैं, उसके अंदर डिहाइड्रेट कर रहे हैं उसको, ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके का पानी ना बचे, वो टिश्यू एकदम डिहाइड्रेट हो जाए, उसमें कोई भी किसी भी तरह के वाटर के सब्सटेंसेस ना रहे। ये पैराफिन वैक्स के लिए कर रहे हैं। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ पैराफिन सेक्शन आर प्रिपेयर्ड। जब पैराफिन वैक्स ठंडे टेम्परेचर में आता है तो सॉलिड हो जाता है और हमारे पास एक ब्लॉक तैयार हो जाता है। ये पैराफिन वैक्स का एकदम सिंपल है। यूजुअली कभी भी इसको कहीं भी हर टिश्यू के लिए यूज करते हैं, बस कुछ एक टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके लिए फिर हम
स्पेशल स्टेनिंग, स्पेशल तरीके की एम्बेडिंग करते हैं और स्पेशल एम्बेडिंग मीडिया का यूज करते हैं। वो किन टिश्यू के लिए करते हैं वो भी बताएंगे, है ना। नेक्स्ट करो बेटा। अब पढ़ते हैं सेलॉइडिंग। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू अवॉइड द यूज ऑफ हीट। ये टेक्निक का यूज हम तब करते हैं जब हमें टिश्यू को हीट से अवॉइड करना होता है, यानी हमें उस पर्टिकुलर टिश्यू को हीट के संपर्क में नहीं लाना है, नहीं लाने देना है। अगर वो हीट के संपर्क में आएगा तो फिर वो उस तरीके से हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे या उसके अंदर के हम सबस्टेंसेस नहीं देख पाएंगे जो हमें चाहिए। टू गिव ग्रेटर सपोर्ट टू मिक्स्ड टिश्यू। अच्छा, इसमें देखो कौन सा टिश्यू ऐसा होता है जो सेलॉइडन के लिए करते हैं, तो एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है, यदि हम उस नर्वस सिस्टम के किसी टिश्यू की स्टेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन से एम्बेडिंग मीडिया की जरूरत पड़ेगी? सेलॉइडन। तो आपको एक पता चल गया कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम की जो एम्बेडिंग की जाती है वो सेलॉइडिंग एम्बेडिंग। अब ये छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है यहां पे, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी। कल के दिन किसी फील्ड में अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए पहले थ्योरी जरूरी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल। थ्योरी में हमें ये पता होता है कि अब हम नर्वस सिस्टम की एम्बेडिंग पैराफिन वैक्स के माध्यम से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया का यूज करना पड़ेगा। द एडवांटेज is taken of the fact that seloiding has rubbery consistency, and since it is a nitrocellulose, the stage of clearing can be avoided. ये एक तरीके सेल्यूलोज का यूज किया जाता है इसमें सेलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया में, है ना। सेल्यूलोज इन द सेंस कि इसमें किसी भी तरीके का रफ यूज नहीं होता है। सेल्यूलोज बहुत सॉफ्ट प्रोडक्ट होता है, वो भी सेम कंसिस्टेंसी देगा हमें पैराफिन वैक्स की तरह ही, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द रिजल्ट यही है कि हमें उसकी कटिंग करना है। हम बिना उसकी कटिंग किए हम उसके अंदर ना तो झांक सकते हैं, ना हम उसके बारे में कोई भी स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये हमारी सेल है, ये है ना सेल। अब मुझे इसके अंदर देखना है, अब ये तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन सेल ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब मुझे इसके अंदर देखना है कि क्या है, तो सेल को इधर से काट दो और दूसरी बार जब माइक्रोटोम चलेगा तो इधर से कट जाएगी। अब हमारे पास एक कटी हुई पतली स्लाइड आ जाएगी। जैसे खीरा होता है ना, खीरे को मैंने यहां से काटा, हमें देखा कि ये यहां पे सड़ा हुआ है, हम काटते चले जाते हैं कि कहां तक सड़ा हुआ है ना, होता है ना, फेंकते नहीं है काटते चले जाते कहां तक सड़ा हुआ है, देखते हैं कहां तक है ये सड़ा। जहां खत्म हो जाता है सड़ा हुआ, वहीं से फिर हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमें सेल का वो पार्ट पर्टिकुलर वो हिस्सा निकालना होता है ताकि हम उसके अंदर उसकी स्टडी कर सके। नेक्स्ट करो। इसी में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन समझो कि सेलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया का सॉल्यूशन। सेलॉइडिंग इज सप्लाइड एज सेलॉइडिन बुल डैम्प्ड इन एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसका एक सॉल्यूशन आता है जिसके लिए यूज इसी को किया जाता है। जो सॉल्यूशन हम वहां पे पैराफिन वैक्स के लिए ले रहे थे, इसके लिए भी हम उसी तरीके का सॉल्यूशन लेते हैं, बस वो हीट से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। समझ आई बात? अगर हम नर्वस सिस्टम को के टिश्यू को, सेल्स को अगर हीट देंगे तो जो न्यूरॉन्स है वो खत्म, वो रिजल्ट हम उनका नहीं निकाल पाएंगे। इट इज डिसॉल्व्ड इन इक्वल पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड इथर। इथर और एल्कोहल जो होती है उसका इक्वल पार्ट इसमें डिसॉल्व होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या नहीं करने की जरूरत है, तो डिहाइड्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डिहाइड्रेशन इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा सेलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया। वो पैराफिन वैक्स के लिए हमें डिहाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। दिस सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन वेल स्टॉपर्ड जार्स टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ इधर एंड एल्कोहल एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट वाटर वेपर कंटामिनेशन। जब ये सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ रखा होता है, तैयार होता है, तो मेन टास्क हमारे पास आता है इसको स्टोर करने का।
जो सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, जैसे आप इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है, आप लोगों ने वो पिक्चर वगैरह में देखा होगा ना, वो जो नकली वैज्ञानिक होते हैं ना, वो ऐसे यंत्र तंत्र रखे रहते हैं, इनमें से धुआं उठ रहा है, वो पता वो क्या होता है, वो जो वो टीवी में दिखाते हैं, वो आजकल शादियों में नहीं चल गया है, वो दूल्हा दुल्हन चलते चलते आते हैं, वो बगल से धुएं उठते हैं वो वही है वही डाल देते रहते बीच बीच में ताकि लगे वैज्ञानिक काम कर रहा है, लेकिन ऐसा सच में होता है, लेकिन इनविजिबल होता है, ये हमें दिखती नहीं है, ये चीजें, ये हमें चीजें दिखती नहीं है। इसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, इसमें से भाप निकल रही है, क्योंकि उसके अंदर, उस केमिकल के अंदर रिएक्शन हुआ है, लेकिन हमें उस भाप को निकलने, उस स्टीम को निकलने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इसमें स्टॉपर लगाना पड़ेगा। तो हम एक ऐसे स्टॉपर का यूज करते ताकि हम सेलॉइडिंग एम्बेडिंग मीडिया का जो सॉल्यूशन बनाया है उसको हम स्टोर कर सकें। समझ आई बात? तो इसमें हम वो सॉल्यूशन ले लेंगे और उसको स्टॉपर लगा के उसको स्टोर करेंगे। नेक्स्ट करो, जिलेटिन एम्बेडिंग। जिलेटिन एम्बेडिंग, जिलेटिन एम्बेडिंग मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तार रूप आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में। जिलेटिन एम्बेडिंग मीडिया का समझो कैसे। फ्रोजन सेक्शंस ऑफ फिक्स्ड और अनफिक्स्ड टिश्यू आर कट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। एक फ्रोजन सेक्शन और एक क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के नाम से एक टॉपिक होता है थर्ड ईयर में, समझो। फ्रोजन, अब अभी तक हम जितनी चीजें देखते आ रहे थे, हम उसमें क्या देख रहे थे कि जितना भी हम टिश्यू प्रोसेसिंग की जितना भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें एक लंबी प्रोसेस, एक लंबा समय लग रहा है। ये तो हम, आप समझ रहे हो ना, जितना हम पढ़ने में ही हमें इतना समय लग रहा है, तो उसकी प्रोसेस करने में कितना समय लगेगा? लगभग 3 दिन का समय हमें टिश्यू प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया करने में लगता है। लेकिन साइंस तो एकदम तरक्की कर रही है डे बाय डे। चलो फ्रोजन सेक्शन समझो, फ्रोजन सेक्शन या क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। एक प्रोसेस ऐसी आती है कि जिसमें हम इंस्टेंट रिजल्ट बता देते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग का 20 मिनट के अंदर। वो हमारा क्रायोस्टेट माइक्रोटोम फ्रोजन सेक्शन के थ्रू कहलाता है। हाँ, वो उसी के अंतर्गत करते हैं। 20 मिनट में हम पूरी प्रोसेस करके और रिजल्ट बता देते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। उस ये प्रोसेस जो होती है, ये लैब में नहीं होती है, ये सीधा ओटी में होती है, ऑपरेशन थिएटर में। ओटी में तुरंत वो निकाला, प्री प्रिपेयर्ड होता है टेक्नीशियन, सीधा पूरी सारी प्रोसेस तैयार करके रखता है और सीधा टिश्यू निकाला उससे और सीधा का सीधा उसको प्रोसेस के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए हम कंटिन्यू कर देते। तो 20 मिनट में रिजल्ट निकाल के बता देते। थर्ड ईयर में पूरा विस्तार से ये टॉपिक है। तो फ्रोजन सेक्शन को बनाने के लिए, फ्रोजन सेक्शन के टाइप का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड टिश्यू का यूज करते हैं। यानी उसमें जो हमारे पास जो सैंपल आता है ना, वो किस में फिक्स होता है, फॉर्मेलिन में। तो फिक्स भी होता है और अनफिक्स्ड, दोनों तरीके के टिश्यू आते हैं जिनका हम यूज करते हैं। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यों ये टिश्यू, अब चूंकि वो तो तुरंत के तुरंत निकल के हम तुरंत उसका यूज कर ले रहे हैं। 10% फॉर्मेलिन की तो हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमारी प्रोसेस लंबी हो, ताकि हम उस टिश्यू को स्टोर करके रख सकें, वो खराब, तब हमें 10% फॉर्मेलिन की जरूरत। यहां तो फिक्स्ड और अनफिक्स्ड दोनों तरीके के टिश्यू हमारे सामने सैंपल के रूप में आते हैं। इसके बाद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन फ्रॉम फ्राइबल मटेरियल सच एज लंग्स इट इज नेसेसरी टू यूज जिलेटिन एज एम्बेडिंग मटेरियल। जब कभी भी लंग्स से रिलेटेड किसी भी टिश्यू की हमें एम्बेडिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिलेटिन एम्बेडिंग मीडिया का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई टिश्यू होता है, तो उसके लिए हम किस एम्बेडिंग मीडिया का यूज करते हैं, सिलोइडिन। यदि किसी लंग से रिलेटेड कोई टिश्यू होता है, तो उसके लिए हम किस एम्बेडिंग मीडिया का यूज करते हैं, जिलेटिन एम्बेडिंग मीडिया। प्रिपरेशन ऑफ जेंट्स जिलेटिन सेक्शन, दिस टेक्निक इज मेनली यूज फॉर लंग्स के लिए मुख्यतः इस टेक्निक को यूज किया जाता है। इसके बाद
आफ्टर फिक्सेशन द होल लंग्स आर एम्बेडेड इन जिलेटिन। पूरा का पूरा लंग्स जो होता है वो जिलेटिन में फिक्स हो जाता है, लेकिन हमें छोटा सा पार्ट ही जरूरत। आफ्टर फॉर्मलाइजेशन सेक्शंस आर कट ऑफ 300, नहीं बेटा यहां पे 30 से 40 म्यू है, 300 400 नहीं है, 300 400 तो बहुत ज्यादा हो गया। 30 से 40 म्यू की क्वांटिटी के थिकनेस का जितना हमें उससे क्या निकालना पड़ता है, टिश्यू निकालना पड़ता है, उसका सैंपल निकालना पड़ता है स्पेसिमेन। 30 to 40 म्यू एम, ये यूनिट पता होती है ना म्यू एम की। म्यू ये उल्टा भी लिखा हुआ है, म्यू ऐसा आता है और फिर उसके बाद एम आता है, यानी ये जो रहेगा ये यहां रहेगा और ये यहां रहेगा। तो 30 से 40 म्यू एम की थिकनेस का हमें टिश्यू लेना। दीज आर लेड ऑफ perspex sheets covered with filter paper and allowed to dry। इसके लिए एक फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है जिसमें वो कवर अप होता है। फिल्टर पेपर जानते हो ना आप, कल बायोकेमिस्ट्री में भी फिल्टर पेपर का यूज बताया था जिसमें पीएच स्केल वगैरह। फिल्टर पेपर का जो फिल्टर पेपर की नेचर कैसा होता है, प्रकृति सेमी परमिएबल प्रकृति की होती है फिल्टर पेपर की, ये पता है ना। सेमी परमिएबल प्रकृति जानते हो ना, कि क्या गुड है उसको लो, क्या जरूरी चीज है उसको लो, क्या जरूरी चीज है उसको रोक दो। तो इसके लिए भी फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। किसके लिए, जब भी कभी हमें लंग्स का स्पेसिमेन, लंग्स स्पेसिमेन आता है ना, उसकी हमें एम्बेडिंग करनी होती है। इसके बाद हो नहीं रही है क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फ्रोजन सेक्शन, दिस मेथड इज यूजफुल। जब कभी भी फ्रोजन सेक्शन हमें बनाना होता है तो उसके लिए हम किस मीडिया का यूज करते हैं, जिलेटिन मीडिया का, है ना। तो व्हेन अ रैपिड डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड, जब कभी भी हमें तुरंत हमारे पास सैंपल आया और हमें उसका तुरंत डायग्नोसिस करना है, रैपिडली डायग्नोसिस करना है। जैसे कई सारे टेस्टिंग होती है उनको हम रैपिड किट के द्वारा करते हैं। जैसे सीरोलॉजी की कोई भी टेस्टिंग हो गई, HCV, HIV, HBsAg या है क्या बता दिया वो तो। और इसके अलावा ये 2-3 तरीके की जो UPT, ये सारी चीजें जो की जाती हैं जो सीरियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ये रैपिड तरीके से होती हैं। रैपिड इन द सेंस कि इनका तुरंत हमें रिजल्ट पता हो जाता है। जैसे HIV होता है, ब्लड निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया, उसका सीरम निकाला, सीरम को एक कार्ड के माध्यम से हमने उस पर टपकाया, उसका सीरम, ऊपर से बफर सॉल्यूशन डाला, 2 मिनट में हमें रैपिड रिजल्ट पता चल जाएगा। UPT होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, सेल्फी कर लेते हैं, फीमेल सेल्फी कर लेती है, उस पर यूरिन के 2-4 बूंदे उस कार्ड पर डालो और उस पर रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। अगर 1 लाइन आती है तो नेगेटिव और 2 लाइन आ जाती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ऐसे ही सेम हर रैपिड किट में आता है। ऐसे ही कोविड का भी कार्ड आता था, कोविड का आता था, डेंगू का भी आता है कि उस पर आप सीधा सैंपल डालो। कोविड का आता था, नोज से और माउथ से सलाइवा को कलेक्ट करते थे, एक सॉल्यूशन में हम उसको फिक्स करते थे, सॉल्यूशन में लेते थे, बफर सॉल्यूशन होता था जो कि, और उस 2-3 बूंदे उसको टपका देते थे। 2-3 मिनट के बाद जैसे ही अगर उस पर डबल लाइन आ गई तो मुबारक हो, आप पॉजिटिव हो, और सिंगल लाइन आई तो आप नेगेटिव हो। इस तरीके से हम बता। तो जब कभी भी रैपिड डायग्नोसिस हमें करनी होती है तो फिर हम फ्रोजन सेक्शन का यूज करते हैं। When demonstrate material which is soluble in alcohol or clearing agent, जब कभी भी ऐसा मटेरियल हमारे पास आता है जो क्या होता है, एल्कोहल के जो सबस्टेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम उसको ट्रीट करते हुए आ रहे हैं। एल्कोहल सबसे अच्छा यूजफुल होता है एक पार्टिकुलर किसी भी टिश्यू को डिहाइड्रेट करने के लिए, उसको एल्कोहल से डिहाइड्रेट किया जाता है। अगर आप एल्कोहल और पैराफिन वैक्स को साथ में लेके अगर उसको पिघलाओगे ना तो वो मिक्स हो जाएगा, ऐसा होता है, वो मिक्स हो जाएगा। जैसे समझो
एल्कोहल में अगर हम आग लगाएंगे तो लग जाएगी ना, आराम से लग जाएगी। और अगर किसी एल्कोहल में जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस हमारे ऑयल, पेट्रोल, डीजल इनमें भी होते हैं, या केरोसिन इनमें भी होते हैं ना। अगर जैसे बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह की सर्विसिंग करवाते हैं और उस पे ऑयल के बहुत ज्यादा ट्रेसेस लगे हुए, ऑयल जला हुआ, ये लगा हुआ है, तो उसको साफ किससे करते हैं फिर? पेट्रोल से या केरोसिन से। यानी ये उसको क्लियर करने का काम कर सकता है। उस पे ऐसी चीजें जो लगी हुई हैं जो हम किसी भी तरीके से उनको क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब चूंकि हम टिश्यू में पेट्रोल, केरोसिन इनका यूज तो कर नहीं सकते, तो हमने ऐसी चीज ढूंढी है जिससे हम उसको क्लियर कर सके, तो वो हमारे पास क्या होता है? एल्कोहल होती है। अगर आप कोविड के टाइम पे पेट्रोल से भी हाथ धोते ना, तब भी आपको कोविड कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाता, लेकिन पेट्रोल से नहीं धो सकते थे। हाँ, तुरंत दोनों हाथ ऐसे झुलाते हुए घूम रहे होते, तो उसका सही बात है। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि काम सेम टू सेम होगा। जल तो जाते, पता चला दद्दू पी रहे थे, बीड़ी जलाई, दोनों हाथ जल गए, है ना। लेकिन वो बहुत जल्दी उड़ भी जाता है ना, वेपर्स हो जाते, बन जाते हैं उसके। अच्छा, इसमें एक नोट भी है, द फ्राइबल मटेरियल इज एम्बेडेड इन जिलेटिन प्रायर टू कटिंग। जो फ्राइबल मटेरियल होते हैं, फ्राइबल मटेरियल इन द सेंस कि जैसे हमारा लंग्स होता है, वो एक फ्राइबल ऑर्गन बोलते हैं उसको। तो ऐसा कोई भी अगर ऑर्गन हमारे पास आता है, एक फिक्स है, एक फिक्स ऑर्गन बता दिया है, एक ही, जो है लंग्स। लंग्स की कभी भी अगर हमें उसकी सेक्शनिंग करनी होती है तो फिर हम किसका यूज करते हैं? जिलेटिन मीडिया का। समझ आई बात? नेक्स्ट करो, प्रिपरेशन ऑफ क्रायोस्टेट सेक्शन। क्रायोस्टेट सेक्शन जो होता है, क्रायोस्टेट सेक्शन में आप समझो अब मेरी बात, क्रायोस्टेट सेक्शन का तो एक पूरा अलग से एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्रायोस्टेट सेक्शन में हमारे पास एक तुरंत एक सैंपल आता है, समझना आप। जैसे ही यहां ये सर्जरी बेड है, इस पे सर्जरी हुई और तुरंत सेम पेशेंट का हमें सैंपल निकाल के दिया, तुरंत हम उसको फर्दर प्रोसेस के लिए करने। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम एक इतना बड़ा ऐसे डिब्बा सा होता है जिसके अंदर एक टेम्परेचर क्रिएट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, माइनस में। वो टेम्परेचर माइनस में क्रिएट होता है, यानी ठंडा, -20 से 25 डिग्री के आसपास, मतलब समझ सकते हो ग्लेशियर बन जाता है तुरंत। उसको हम ऑन करके रखते हैं टेम्परेचर, उसके ऊपर एक होल्डर होता है, उस टिश्यू को हम उसके ऊपर होल्ड कर देते हैं। जैसे ही उस टिश्यू को उसके ऊपर होल्ड रहता है, उस तुरंत उसमें जो प्रोसेस होती है ना, वो बिल्कुल माइक्रोटोम की तरह ही प्रोसेस होती है, उसका नाम ही है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। और बगल में एक हैंडल लगा हुआ होता है, जो बगल में वो हैंडल लगा हुआ होता है, तो उस हैंडल को जब हम चलाना शुरू करते हैं तो फिर वो टिश्यू आगे पीछे होता है और उसकी हमें लेयर मिलने लगती है। लेकिन वो टिश्यू को उस होल्डर पे होल्ड करने से पहले हमें उसको डिहाइड्रेट करना आवश्यक होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको फिक्स किया जाए, कि एम्बेडेड किया जाए, लेकिन उसको डिहाइड्रेट करना, वॉश करना, क्लियर करना, ये पहले हमारे पास कंपलसरी है। समझ आई बात? तो क्रायोस्टेट जब पढ़ने के लिए जाओगे तो क्रायोस्टेट एक पूरा सेपरेट और बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी भी जब आप बताते हो ना कि हमें क्रायोस्टेट माइक्रोटोमी आती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप सीधा डायरेक्ट सर्जरी रूम में और सर्जन के साथ सीधा काम कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी चीज है। समझ आई बात? है ना। तो क्रायोस्टेट वाला पोर्शन एक अपन सेपरेट रखेंगे, है ना। अभी आप केवल फ्रोजन तक ही इस एम्बेडिंग मीडिया को कंप्लीट करना, ठीक है। अब पढ़ेंगे कल।